18 मई को कांग्रेस का हाथ छोड़ने वाले पाटीदार नेता अब बीजेपी के हो चुके हैं। शुभ मुहूर्त में आज हार्दिक पटेल ने गुजरात के गांधीनगर में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में भगवा झंडा थाम लिया। अब तक बीजेपी की नीतियों और उसकी विचारधारा को कोसने वाले हार्दिक का अब हृदय परिवर्तन हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जो सम्मान उन्हें कांग्रेस ने दिया था, क्या वो सम्मान उन्हें बीजेपी में मिलेगा? देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा इलाके से बीजेपी कार्यालय कमलम तक रोड शो निकाला। इसके बाद दोपहर 12:39 पर विजय मुहूर्त में कमलम में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में हार्दिक ने केसरिया पहन लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हार्दिक ने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि ये मेरी घर वापसी हुई है। लेकिन अब हार्दिक का ये बयान सुर्खियों में है कि आखिर उनकी बीजेपी में घर वापसी कैसे हो गई, क्योंकि इससे पहले तक वो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थे और पाटीदार आरक्षण आंदोलन से गुजरात में उनका नाम हुआ था। उसके बाद 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी बीजेपी में घर वापसी अब चर्चा का विषय बन गई है। वैसे अब तक बीजेपी की नीतियों और उसकी विचारधारा को कोसने वाले हार्दिक पटेल को बीजेपी में क्या पद मिलेगा, ये सवाल हार्दिक से लगातार पूछा जा रहा है। और इन सवालों को हार्दिक ने कहा कि उन्हें पद का लालच नहीं है। तो वहीं कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह यही थी कि वो चाहते थे कि उन्हें गुजरात का फुल टाइम प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन वो कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष थे, जिसको लेकर वो पार्टी से नाराज हो गए। लेकिन कांग्रेस ने जो सम्मान और पद उन्हें दिया था, वो हार्दिक को बीजेपी में मिलना नामुमकिन है। हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने से गुजरात बीजेपी में भी बगावत देखने को मिल रही है। कई ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं कि हार्दिक के आने से पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि राज्य में अब हार्दिक की छवि एंटी बीजेपी की रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि हार्दिक तो पिछले 6 महीनों से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हार्दिक राज्य में सिर्फ नाम के कांग्रेसी थे। गुजरात में हार्दिक के पाला बदलने से इसका आने वाले चुनाव में कितना असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हार्दिक के हृदय परिवर्तन से राज्य की सियासत में उबाल जरूर आ गया है। बिहार में एमएलसी चुनाव के चलते महागठबंधन तो बिखर ही चुका है और अब एनडीए में भी इसे लेकर टकराव शुरू हो गया है। बिहार में विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 4 सीटें एनडीए को और 3 विपक्षी दलों के हिस्से जानी है। एनडीए को मिलने वाली सीटों को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। नीतीश ने साफ कर दिया है कि अब वो बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा तो नीतीश ने साफ संकेत दे दिया कि बीजेपी को तय करना है कि उसे सरकार में रहना है या नहीं, क्योंकि बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। सरकार रहे या जाए, ये बीजेपी तय कर ले। नीतीश ने तेवर सख्त किए तो बीजेपी को नर्म रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी को सत्ता हाथ से फिसलती दिख रही थी। लेकिन विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के तेवर एक बार फिर से कड़े हो गए हैं। तो जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन में उसकी स्थिति बराबरी की है और वो बराबरी का समझौता चाहता है। विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव होना है। ये सीटें विधायकों के वोट से भरी जाती हैं और विधानसभा की दलगत स्थिति देखते हुए साफ है कि 4 सीटें एनडीए को और 3 विपक्षी दलों के हिस्से में जानी हैं। बीजेपी 4 में से 3 सीटों पर दावेदारी कर रही है, तो जेडीयू 2-2 के बंटवारे पर अड़ी है। दरअसल 243 सदस्य बिहार विधानसभा में एमएलसी की 1 सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के 125 विधायक हैं, इसमें से बीजेपी के 77, जेडीयू के 44 और हम के पास 4 विधायक हैं। बीजेपी के पास 2 सीट जीतने के बाद 15 वोट अतिरिक्त हैं। दूसरी ओर जेडीयू के पास 13 वोट ज्यादा हैं, लेकिन हम की सहायता से यह आंकड़ा 17 हो जाता है। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी एक बार फिर जेडीयू के सामने झुकेगी, क्योंकि बीजेपी अड़ी तो गठबंधन भी टूट सकता है। देश में अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं तेलंगाना में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी ने जोरों आजमाइश शुरू कर दी है। यहां तक कि अभी से मंथन का दौर भी तेज हो गया है। अगले महीने बीजेपी बड़ी बैठक करने वाली है। पार्टी के इस प्लान को हार के डर के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण में बीजेपी लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक के अलावा उसे किसी दूसरे राज्य में जीत हासिल नहीं हुई है। मगर अब तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उसने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। तभी तो राजस्थान के बाद अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तेलंगाना में बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अगले महीने 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में होगी।
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ता और संगठन के सभी शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। भावी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तेलंगाना में बैठक करना बीजेपी की भावी रणनीति का हिस्सा है। इस समय बीजेपी का दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जोर तेलंगाना पर बना हुआ है। वहां पर बीते लोकसभा चुनाव के साथ कुछ उपचुनाव और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी ने चुनाव के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मण को उसने राज्यसभा में लाने का फैसला भी किया, ताकि तेलंगाना में पार्टी और ज्यादा जोरदार तरीके से काम कर सके। आपको बता दें, पिछले दिनों जयपुर में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आने वाले 2 साल में होने वाले विभिन्न विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चर्चा की गई थी। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसको विस्तार दिया जाएगा। इस बैठक में पार्टी का समूचा केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों का शीर्ष नेतृत्व शामिल रहता है। इसलिए तेलंगाना में होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। भारत में जब से मोदी सरकार आई है, हर व्यक्ति महंगाई की मार झेल रहा है। हालांकि सरकार इस बढ़ती महंगाई के लिए हर बार अलग वजह बताती है, कभी कोरोना तो कभी यूक्रेन रूस विवाद। लेकिन सच ये है कि इस बढ़ती महंगाई की वजह मोदी सरकार की कमियां हैं और अब इस महंगाई ने एक बार फिर किचन पर डाका डाल दिया है। मोदी राज में जनता को सिर्फ एक ही चीज मिली है और वो है महंगाई। ईंधन हो या खाने पीने की चीजें, पिछले सालों में इनमें सिर्फ बढ़ोतरी हुई है और अभी भी जारी है। और ये महंगाई रसोई पर भी असर डाल रही है। पिछले दिनों जहां नींबू के दामों ने सभी के होश उड़ाए थे, तो अब एक और सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। और ये वो सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग रोज ही होता है। बता दें कि नींबू के बाद अब टमाटर पर महंगाई की मार पड़ी है और इसके दाम सुनकर आप टमाटर की तरह लाल हो जाएंगे। आलम ये है कि कुछ शहरों में तो टमाटर 100 रुपए के पार जा चुका है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली को छोड़कर अन्य मेट्रो शहरों में टमाटर की रिटेल कीमतें एक महीने पहले की तुलना में बुधवार को 77 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्यों में सप्लाई कम होने के चलते इसके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे देश में टमाटर की औसत कीमतें भी पिछले एक महीने में तेजी से बढ़ी हैं। 1 मई को देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 29 रुपए 50 पैसे थी, जो बढ़कर 1 जून को 52 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गई। इस तरह बीते एक महीने में टमाटर की औसत कीमत 77% से बढ़ी है। अब दावे कितने ही कर दिए जाएं, लेकिन सच्चाई से सभी वाकिफ हैं कि अपनी खामियों को छुपाने के लिए ये सरकार कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेती है और उसे महंगाई बढ़ने का कारण बता देती है। और अब एक बार फिर सरकार ने ऐसा ही किया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें 8 जून को बुलाया है। इस बीच सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ गई है। अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते सोनिया गांधी ईडी के सामने कैसे पेश होंगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए गए हैं कि कांग्रेस कानून का सम्मान करती है और जो नोटिस भेजा गया है उसका पालन किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। सोनिया गांधी को 8 जून को जांच एजेंसी के सामने पेश होना है, जबकि राहुल गांधी को 2 जून को पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने विदेश में होने की वजह से 8 जून तक की मोहलत मांगी है। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश होने को तैयार हैं, लेकिन इससे पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते अब 8 जून को सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश होने पर सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि बीते दिनों सोनिया गांधी जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी, उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को 1 जून की शाम हल्का बुखार आया था, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने 8 जून को पूछताछ के लिए पेश होंगी। साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी के साथ बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है। तो उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी 2 दिवसीय लखनऊ में नव संकल्प के लिए पहुंची थी, लेकिन आज प्रियंका गांधी अचानक दिल्ली वापस आ गई। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रियंका गांधी नई दिल्ली वापस लौट आई हैं। वहीं जब प्रियंका गांधी से यात्रा के बीच में ही छोड़कर दिल्ली जाने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई आधिकारिक कारण नहीं है। हालांकि नव संकल्प कार्यशाला गुरुवार को भी जारी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय सचिव यहाँ हैं और कार्यशाला जारी है। सिर्फ प्रियंका के कार्यक्रम के अलावा कुछ भी रद्द नहीं हुआ है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े जान ले ली गई, जिसके बाद से पंजाब की आप सरकार बैकफुट पर है। आज पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आप सरकार को बड़ा झटका देते हुए 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। इससे पहले हुई सुनवाई में भी कोर्ट ने भगवंत मान सरकार को लताड़ लगाई थी। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, चलिए देखते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान चली गई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी सुरक्षा में कटौती का फैसला था जो मान सरकार ने लिया था, और अब पंजाब की मान सरकार इसे लेकर विपक्ष के निशाने पर है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी आज मान सरकार को जमकर लताड़ लगाई। पंजाब में 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने आप सरकार से कई सवाल पूछे, जिनके जवाब सरकार ने दिए। पंजाब में 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को फिर से बहाल किया जाएगा। 7 जून से इन लोगों को फिर से सुरक्षा दी जाएगी और हर किसी को खतरे की समीक्षा के बाद ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भगवंत मान सरकार ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखी। इस तरह पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपने फैसले से पलटने की बात कही, जिसकी जानकारी यहां पर आप सरकार ने दी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। मूसेवाला भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल थे जिनकी सुरक्षा को कम किया गया था या फिर वापस ले लिया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने मान सरकार पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि आखिर जिन लोगों की सुरक्षा कम की गई थी उनकी लिस्ट लीक कैसे की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के बाद पंजाब सरकार की तरफ से सुरक्षा को वापस लिए जाने के बाद काफी विरोध हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की मानसा में अज्ञात हमलावरों ने 30 गोलियां मारकर जान ले ली थी। इस घटना के बाद से ही पंजाब में राजनीतिक उबाल देखा जा रहा था और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी भगवंत मान सरकार घिरी हुई है। इस बीच सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में पंजाब में हाल ही में हुई घटनाओं और पंजाब के हालात पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सत्ताधारी बीजेपी को पीएम मोदी से बहुत उम्मीद है, इसीलिए जहां चुनाव होते हैं वहां पीएम मोदी के दौरे शुरू हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कांग्रेस के साथ ही राज्य के चुनावी इतिहास से लड़ना पड़ रहा है, जिसके चलते बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए चुनाव की कमान अभी पीएम मोदी ने अपने हाथों में ले ली है। हिमाचल प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की सत्ता दांव पर लगी हुई है। पिछले 3 दशकों से हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि यहाँ पर हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। 5 साल बीजेपी तो 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आती है। अभी सरकार बीजेपी की है और कांग्रेस दावा कर रही है कि अब उसकी बारी है, जिस कारण से बीजेपी को अभी से ही हार का डर सता रहा है। पार्टी ने पहले सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन उपचुनाव में हार मिली तो प्रचार की बागडोर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने हाथों में ले ली। पर राज्य में बीजेपी की हालत सुधरती नहीं दिखी, जिसके बाद बीजेपी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया और उसे एहसास हो गया कि सत्ता जा सकती है और कांग्रेस की एंट्री प्रदेश में हो सकती है। इसीलिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। पीएम मोदी शिमला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिज मैदान में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को रैली की शक्ल दे दी गई। कार्यक्रम सरकारी था, लेकिन निशाने पर चुनाव थे। इस दौरान केंद्र के 8 मंत्रालयों की 16 योजनाओं के तहत देश के हर जिले में चयनित लाभार्थियों से भी पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। साथ ही किसान सम्मान निधि की 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त भी जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि अभी देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया है। मेरा संकल्प है कि हर भारतवासी के सम्मान के लिए, हर भारतवासी की सुरक्षा के लिए, हर भारतवासी की समृद्धि के लिए, भारतवासी को सुख शांति जिंदगी कैसे मिले, हर किसी का कल्याण करने के लिए जितना काम कर सकूं करूंगा। पीएम मोदी ने संबोधन में अपनी पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाई और मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश भी की गई। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी की प्रदेश में जो हालत है, क्या उसमें जीत पाना